दुनिया का जो सबसे जलील पासपोर्ट है इस वक्त वो पाकिस्तान का है। दुनिया में सबसे ज्यादा जलील किसी एयरपोर्ट पे कोई किसी को खड़ा करते हैं लाइन अलग करके, वो पाकिस्तानी है। दुनिया में सबसे ज्यादा वीजा एप्लीकेशन जिसकी रिजेक्ट होती हैं वो पाकिस्तानी है। हर साल की तरह पाकिस्तान आज अपना आज़ादी का दिन मना रहा है, लेकिन पाकिस्तान का एक हिस्सा यानी बलूचिस्तान ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तानी आर्मी के जुल्म के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं और बलूचिस्तान के लोग अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। फजीला बलोच ने ट्वीट करके इसे ब्लैक डे बताया, तो कहीं चाइना और पाकिस्तान के झंडे जलाने के वीडियो भी साझा किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। आज के वीडियो में जिन्ना की गद्दारी है तो बलूचिस्तान पर पाकिस्तान के कब्जे की पूरी कहानी है। किस तरह एक देश पर पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पर कब्जा कर लिया था, क्या है पूरा मामला, क्यों पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा अब पाकिस्तान से दूर होने की बात कर रहा है। ठीक उसी तरह जिस तरह साल 1971 में पाकिस्तान से हटकर एक नया देश बांग्लादेश बना था, आज दूसरा एक और हिस्सा उसी ओर जा रहा है जिसे हम बलूचिस्तान के नाम से जानते हैं। लेकिन कहानी क्या है, इसके पीछे का पूरा किस्सा क्या है? दरअसल एक वक्त पर बलूचिस्तान में 4 रियासतें हुआ करती थी, एक कलात, एक खरान, एक लोस बुलार, एक मकरान। सन 1870 में अंग्रेजों ने कलात की खान सल्तनत से एक संधि की थी जिससे रियासतें अंग्रेजों के अधीन आ गई थी। इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार का इन पर सीधा कंट्रोल नहीं था। इन रियासतों की हालत कुछ कुछ भूटान जैसी थी। रूस के आक्रमण से निपटने के लिए ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी यहाँ हमेशा तैनात रहती थी, लेकिन अंग्रेज यहाँ के प्रशासन में सीधा दखल नहीं देते थे। जब बंटवारे का वक्त आया तो अंग्रेजों ने कलात को सिक्किम और भूटान वाली कैटेगरी में रख दिया। बलूचिस्तान की बाकी 3 रियासतों ने बंटवारे के वक्त पाकिस्तान को चुना, ऐसा कहा जाता है, लेकिन कलात पाकिस्तान के साथ जाने को तैयार नहीं था। कलात के खान मीर अहमद खान आज़ादी की मंशा रखते थे, एक अलग देश की मंशा रखते थे। दूसरा विश्व युद्ध निपट चुका था, नए नए देश नक्शे पर आ रहे थे, तो मीर अहमद ने भी एक नए देश, एक नए नक्शे का सपना देखा और साल 1946 में ही उन्होंने इसकी कोशिशें भी शुरू कर दी थी। 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो मीर अहमद ने अपना एक वकील पैरवी के लिए कैबिनेट मिशन के पास भेजा। ये वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना, खान के पक्के दोस्त, और दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हुआ करती थी। मीर अहमद ने मुस्लिम लीग को ढेर सारा पैसा भी दिया था और जिन्ना की मदद को हरदम तैयार रहते थे। जिन्ना ने भी दोस्ती का फर्ज निभाया और 1946 में बलूचिस्तान के एक हिस्से कलात की नए देश के रूप में पैरवी के लिए कैबिनेट मिशन से मिलने पहुंचा। जिन्ना ने मीर अहमद का पक्ष रखते हुए कैबिनेट मिशन से कहा कि बंटवारे की शर्तों में कलात को आज़ाद डिक्लेयर किया जाना चाहिए, क्योंकि कलात की संधि ब्रिटिश इंडिया सरकार से नहीं बल्कि सीधे ब्रिटिश क्राउन से हुई थी। इसके अलावा मीर अहमद ने समद खान नाम के एक बलोच नेता को भी दिल्ली भेजा। समद खान ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की, लेकिन नेहरू ने कलात को आज़ाद मानने से इनकार कर दिया। कुछ महीनों बाद कलात का एक और डेलीगेशन दिल्ली पहुंचा। इस बार कलात स्टेट नेशनल पार्टी के अध्यक्ष गौस बख्श ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से मुलाकात की। आज़ाद ने यह तो माना कि कलात भारत का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन साथ ही उनका यह भी मानना था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कलात कभी आज़ाद नहीं रह पाएगा, उसे अपनी सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। ये सुरक्षा सिर्फ ब्रिटिश फौज ही दे सकती थी, लेकिन अगर ब्रिटिश फौज कलात में तैनात रहेगी तो आज़ादी का मतलब ही क्या रह जाएगा। इन सब कोशिशों का जब कोई नतीजा ना निकला तो कलात का खान खुद दिल्ली आया। 4 अगस्त सन 1947 को दिल्ली में राउंड टेबल मीटिंग थी। इस मीटिंग में लॉर्ड माउंटबेटन और जिन्ना भी मौजूद थे। जिन्ना ने अब भी कलात की आज़ादी की पैरवी की थी। इस मीटिंग में तय हुआ था कि कलात एक स्वतंत्र देश होगा और खरान और लास बुला का भी उसमें विलय कराया जाएगा। इसके एक हफ्ते बाद 11 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग और कलात के बीच भी एक साझा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें माना गया कि कलात की अपनी अलग पहचान है और मुस्लिम लीग कलात की आज़ादी का सम्मान करती है। यानी कलात 3 रियासतों के साथ एक देश बनने की ओर चल पड़ा। अब तारीख आई 15 अगस्त। इस दिन भारत आज़ाद हुआ। इसके अगले ही रोज कलात ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। मीर अहमद ने तुरंत कलात में संसद का गठन किया और इस संसद में 2 सदन बनाए। उच्च सदन का नाम रखा दारुल उमराह और निचले सदन का नाम रखा दारुल अवाम। दोनों सदनों में हुई बैठकों में कलात की आज़ादी का प्रस्ताव पास किया गया।
कलात ने घोषणा की कि पाकिस्तान के साथ उसके संबंध दोस्ताना होंगे। पाकिस्तान भी नया नया बना था, जिन्ना वहां बिजी हो गए थे। लेकिन थोड़ा समय गुजरा, जिस कलात को अलग देश के रूप में जिन्ना आज़ादी की बात किया करता था, अचानक जिन्ना के मन में उस कलात पर कब्जे का मन बना लिया, यानी दोस्ती की पीठ में खंजर घोंपने का मन। जिन्ना इसके लिए मजहबी कार्ड खेलता और कहता कि कलात के लोग मुसलमान हैं, उन्हें पाकिस्तान के साथ मिल जाना चाहिए। कलात पर दबाव बढ़ता जा रहा था। अक्टूबर महीने में जिन्ना ने खुलकर कलात से पाकिस्तान में विलय की मांग रख दी। तब दारुल अवाम जो निचला सदन था, उसने जिन्ना को जवाब देते हुए कहा कि अफगानिस्तान और ईरान की तरह हमारी संस्कृति भी पाकिस्तान से अलग है। महज मुसलमान होने से हम पाकिस्तानी नहीं हो जाते। अगर ऐसा है तो फिर ईरान और अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान में विलय कर लेना चाहिए। कुछ समय तक वाद विवाद का ये दौर चलता रहा। जिन्ना की एक नज़र कश्मीर पर थी, जूनागढ़ और हैदराबाद पर थी। मार्च 1948 तक उन्होंने सारे मुद्दे को यूं ही टलने दिया। लेकिन फिर प्रेशर इतना बढ़ा कि जिन्ना ने बलूचिस्तान की 3 रियासतों खारान, लोसबुल और मकरान का 17 मार्च 1948 को पाकिस्तान में विलय करा लिया, जबरदस्ती विलय करा लिया। यानी बलूचिस्तान का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। इसके बाद भी जिन्ना ने कलात पर हाथ डालने में जल्दबाजी नहीं की। ये सब घटनाक्रम भारत से मजहब के नाम पर अलग देश बने पाकिस्तान में चल रहा था, दिल्ली से तकरीबन 1450 किलोमीटर दूर। सवाल बन रहा था कि कलात और पाकिस्तान के बीच विवाद में भारत कहाँ है। हालांकि ये मामला भारत का था भी नहीं। कलात में ना तो हिंदू ज्यादा थे और ना वहाँ हिंदू राजा था। लेकिन इस सब के बावजूद भी भारत इस किस्से का, इस कहानी का हिस्सेदार बनने जा रहा था। दरअसल भारत की इस किस्से में एंट्री हुई ऑल इंडिया रेडियो के जरिए, वो 27 मार्च 1948 को। कलात के एक महल में खान मीर अहमद खान आराम फरमा रहे थे। सुबह का वक्त था। ठीक 9 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर न्यूज का प्रसारण हुआ। अनमने ढंग से लेटे हुए खान ने अपना एक कान रेडियो पर लगाया तो तभी उनके पैरों के तले की जमीन खिसकने लगी। केंद्रीय सचिव वीपी मेनन बोल रहे थे कि कलात के खान पाकिस्तान की बजाय भारत में विलय की मांग कर रहे हैं। मेनन के हवाले से कहा कि भारत का इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। चूंकि मेनन अब सरदार पटेल के साथ रियासतों के विलय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, इसीलिए उनके इस कथित बयान के गहरे मायने थे और हंगामा होना तय था, जो हो गया। कलात के खान ने जब यह भाषण सुना तो उनके पैर तले की जमीन खिसक गई। इन्हें समझ आ गया कि पाकिस्तान इस खबर पर चुप नहीं बैठेगा। उधर भारत में भी इस खबर के अलग अलग मायने निकाले जा रहे थे। अगले रोज संविधान सभा में नेहरू ने आग को ठंडा करने की कोशिश की और कहा कि ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो की खबर गलत थी, लेकिन अब तक जो नुकसान होना था वो हो चुका था। 28 मार्च के दिन मीर अहमद खान के जिगरी दोस्त जिन्ना ने पाकिस्तानी सेना को अपने ही दोस्त के कलात पर चढ़ाई का आदेश दे दिया। कमांडिंग अफसर मेजर जनरल अकबर खान की अगुवाई में 7 बलोच रेजिमेंट ने अगले ही रोज कलात पर धावा बोल दिया। कलात के खान का अपहरण करके कराची ले जाया गया, जहां उनसे जबरदस्ती बंदूक के दम पर विलय पत्र पर दस्तखत करा लिए गए। इसी तरह 225 दिन की आज़ादी के बाद कलात का या बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया। चूंकि ये कब्जा फौज के बल पर करा गया था, इसीलिए बलूचिस्तान के कुछ संगठन लगातार आज भी पाकिस्तान से आज़ादी की मांग करते रहे हैं। गाहे बगाए ये चिंगारियां सुलगती रहती है और पाकिस्तान इसका दोष भारत पर मढ़ देता है। क्षेत्रफल के हिसाब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। यूँ समझिए कि पाकिस्तान का 44% एरिया बलूचिस्तान ही है। हालांकि आबादी के नाम पर यहाँ पाकिस्तान आबादी की महज 5-7% हिस्सा ही रहता है। बलूचिस्तान में तांबा, सोना, यूरेनियम के भंडार हैं। पाकिस्तान के 3 नौसैनिक अड्डे बलूचिस्तान में ही है और यहीं से चगाई से परमाणु परीक्षण कर पाकिस्तान परमाणु ताकत भी बना था। इस कदर महत्व होने के बावजूद ये इलाका गर्दिश की गिरफ्त में रहता है। आम लोगों का जीना हमेशा से दूभर रहा है। हद दर्जे की गरीबी। उस पर तुर्रा ये कि हुकूमत ने बलूचिस्तान का ग्वादर बंदरगाह चीन को सौंप दिया। अब यहाँ से कमाई जाने वाली 91% रकम चीन ले जाता है और बलूच बंदों के हाथ में महज कुछ रोटी के टुकड़े आते हैं। पाकिस्तानी सेना इस इलाके को डंडे से कंट्रोल करती है, जिससे लोहा लेते हैं बलूच राष्ट्रवादी। आए दिन हिंसक झड़पें होती है। कभी जिन्ना की मूर्ति उड़ा दी जाती है तो कभी सेना के हेलीकॉप्टर पर हमला किया जाता है, कभी चीन के सैनिकों पर हमला किया जाता है।
हालात यहाँ तक बिगड़ चुके हैं कि आम लोग बलूचिस्तान को अगला बांग्लादेश कहने लगे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो औरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद गड्ढों में गिर जाते हैं। ऐसा ही एक गड्ढा है बलूचिस्तान, जिसमें पाकिस्तान गिरता चला जा रहा है। पाकिस्तान की आज़ादी वाले दिन वहाँ ब्लैक डे मनाया जा रहा है।